नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग का फैसला तो आ गया है, लेकिन जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज वजीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीएम और इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान साहब का नाम ईसीएल में डालने का फैसला, बड़े अहम इसमें फैसले किए गए। एक तो ईसीएल में नाम डालने का फैसला किया गया, इसके साथ साथ इजलास में इमरान खान को नाअहल करने के लिए रेफरेंस दायर करने का भी फैसला कर लिया गया है। और ये कहा गया कि ये रेफरेंस आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो है वो दायर किया जाएगा। इसके साथ साथ नाजरीन, रेड जोन में एहतजाज भी आज किया गया, उसकी भी कुछ डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये भी फैसला किया गया कि इमरान खान और उनके करीबी साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। बहुत सारे अहम इश्यूज हैं इस पर। जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इसे बदनीयती पर मबनी फैसला करार दे दिया, कहते हैं कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन पर आज फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा आया नहीं है जो कि इमरान खान साहब पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा सके। बहरहाल ये मामलात किधर जाएंगे? क्या वाकई इमरान खान साहब पर नाअहली की तलवार लटक रही है? आर्टिकल 62-63 उन पर लागू हो सकता है? फिर जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है, एक तो मामला है कि ममनुआ फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग, इस पर भी कोई कंफ्यूजन नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये देखें, ये तो साबित हो गया है कि ये ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग तो हुई नहीं है। फिर जो पीएमएलएन के लोग हैं या इत्तेहादी जमातें, वो कहती हैं कि ममनुआ फंडिंग फॉरेन फंडिंग एक चीज है। फिर एक बहुत ज्यादा बात हो रही है इमरान खान साहब के हवाले से कि जो एफिडेविट है वो जमा कराया है, बयान हल्फी, उस पर पीटीआई कहती है कि कोई बयान हल्फी नहीं था बल्कि एक सर्टिफिकेट था और उस पर आर्टिकल 62-63 नहीं बनता। बहुत सारे कानूनी एस्पेक्ट हैं जिन पर आज जरा बात करेंगे और क्लैरिटी जो है वो तलाश करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं एडवोकेट चौधरी मुदस्सिर हसन, बड़े लीगल मामलात को अच्छे से समझते हैं। थैंक यू सो मच मुदस्सिर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुदस्सिर मुझे ये बताएं कि ये कंफ्यूजन है ममनुआ फंडिंग एंड फॉरेन फंडिंग के हवाले से जरा हमारे नाजरीन के लिए आसानी से जरा समझा दें कि ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में बेसिकली फर्क क्या है? क्यों पीटीआई कहती है कि ये देखें हमारे मौकिफ की तायद हो गई, ये तो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं, ये तो ममनुआ फंडिंग है। देखें, मैं समझता हूं कि माजी में एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास पनामा का केस था, उसने फैसला जाके हंगामा पे किया। तो ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये जो केस था ये फॉरेन फंडिंग का केस था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है उसमें फॉरेन फंडिंग का नहीं है बल्कि ममनुआ फंडिंग का है। फॉरेन फंडिंग क्या है? फॉरेन फंडिंग ये है कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम या कोई ऐसी सरकर्दा शख्सियत जो पाकिस्तान की किसी भी सियासी पार्टी को इस बाबत फंड दे ताकि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फैलाए, अफरा तफरी को फैलाए या पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ अगर काम किया जाए तो वो तो होता है फॉरेन फंडिंग। लेकिन इस मामले में फॉरेन फंडिंग नहीं है बल्कि ममनुआ फंडिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मामला है इसमें आर्टिकल 17 सब क्लास 3 के तहत तो ममनुआ फंडिंग है। ममनुआ फंडिंग की अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो शोकाज जारी किया, इस शोकाज के बाद मैक्सिमम कार्रवाई क्या हो सकती है? ममनुआ फंडिंग में मैक्सिमम पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 को देखा जाए, आर्टिकल उसके जो 6 है उसके तहत इनकी जो फंडिंग है वो जब्त हो सकती है। इससे बढ़कर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और ये मुदस्सिर जो कहते हैं कि इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं, पार्टी जो है वो खत्म हो सकती है, इनका इंतखाबी निशान खत्म हो सकता है, फिर फौजदारी मुकदमात बन सकते हैं, ये जो तमाम बातें सर्कुलेट कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि इनका इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है, महज प्रेशर टैक्टिक्स है? सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई अदालत नहीं है, या मैं किसी सियासी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन को प्रेजेंट या नुमाइंदा नहीं हूं। यहाँ हम आइन और कानून की रूह को देख रहे हैं। तो वहां पे यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऐसा रेफरेंस की थी अदारे को नहीं भेजा कि इसकी मजीद तहकीकात की जाए। जहां पे आर्टिकल या 61(2)F का मामला है, वहां तब हो सकता था जब इमरान अहमद खान नियाजी साहब इस वक्त भी पार्लियामेंट के मेंबर होते। उन्होंने ऑलरेडी अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिजाइन दे दिया है।
अगर वो मेंबर होते तब तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। उसमें भी पॉलिटिकल आर्डर का जो सेक्शन 15 है उसके तहत वो 4 साल के लिए नयल हो सकते थे। लेकिन ये मामला अभी नयली का भी नहीं है। अभी फॉरेन फंडिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 पे वाजिया किया था कि तमाम पार्टीज के फंडिंग को देखा जाए। उस मामले में अगर जाया जाएगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम सियासी पार्टीज के मामलात को आगे देखना पड़ेगा। अभी भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मैं समझता हूं कि जो कानूनदान है वो इस चीज को आगे लेके जाएंगे, शोकास का जवाब देंगे। तो ऐसा जल्द नहीं मुमकिन कि जब फॉरेन फंडिंग नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कभी एक पार्टी को भी बैन नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने तो अब बॉल जो है वो फेंक दी है हुकूमत की कोर्ट में, अदालत की कोर्ट में। आपकी ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि अब जो फर्दर कार्रवाई है ये वफाकी हुकूमत ने करनी है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर देखते हैं कि क्या जो है वो अपने रिमार्क्स देता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है? मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो अगले 10-15 दिन के अंदर कोई रेफरेंस बनाएगी और शायद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही जाए। लेकिन अगर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद दोबारा इस चीज को डिटरमाइन कर दे कि हमारा माजी में 2017 पे वाज़ेह तौर पे फैसला है तो लिहाजा तमाम पार्टीज की फंडिंग को देखा जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी एक चीज जो बहुत से लोगों में क्वेश्चन माइंड कर रही है कि माजी में भी देखा था आप लोगों ने जब हंगामा पे फैसला हुआ था वो फैसला इस वजह से क्लियर था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे ये इल्जाम था कि वो अपने बेटे के पास दुबई में मुलाजिम है और वो मुलाजिम की बाबत अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, लिहाजा उन्हें नायल कर दिया गया। क्यों? वजह क्या थी? दुबई के कानून के मुताबिक लाजम है कि चाहे बाप बेटे का या बेटा बाप के आगे मुलाजिम हो वो लाजमी तनख्वाह लेगा। लेकिन यहाँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो नहीं किया था ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो वो तो चलो एक था भी तो डिफरेंट केस ना, उसमें तो और भी बहुत सारी चीजें थी। मनी ट्रेल का मामला था और पूरी एक अकामा नहीं रखने बल्कि पानामा में तो पूरी एक लिस्ट थी। वो इंटरनेशनल एक एजेंसी थी जिसने एक रिपोर्ट जारी की थी। बहुत ज्यादा लोग इस केस को पानामा के साथ मिक्स कर रहे हैं कि ये पानामा केस में ये फैसला आया था। आपको लगता है मुदस्सिर के ये आर्टिकल 62-63 लागू हो सकता है इमरान खान के इस केस के अंदर? क्योंकि बहुत ज्यादा एक बात हो रही है एफिडेविट को लेकर, बयान हल्फी को लेकर। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में भी है कि ये इन्होंने जो है वो बयान हल्फी दिया था, सो ये 62-63 का इतलाक शुद गवर्नमेंट कह रही है कि होगा। लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक भी एफिडेविट तो देना ही नहीं होता, पार्टी के सरबराह ने तो एक सर्टिफिकेट देना होता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसला के पेज नंबर 67 के जो पैराग्राफ HJK हैं उन्होंने इस चीज को तफसील से डिस्कस किया है। वहां पे उन्होंने इमरान अहमद खान नियाजी साहब पे बयान हल्फी के साथ गलत मंदरजात पेश करने का कहा है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूं कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने उनके ये रकम उनके जाती अकाउंट में नहीं थी बल्कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट है उसमें थी। और पॉलिटिकल आर्डर 2002 की जो शिक नंबर 13 है उसके में बेस्ट ऑफ नॉलेज के मुताबिक इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने ये बयान हल्फी नहीं जमा कराया बल्कि सर्टिफिकेट जमा कराते हैं, क्योंकि वहां पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट अगर वो किसी बयान हल्फी पे इन्होंने तहरीर करके भी दिया है तो वो बयान हल्फी नहीं है बल्कि सर्टिफिकेट है और उसकी बाबत भी शायद उसको हाई कोर्ट में या कहीं मजीद चैलेंज किया जा सकता है। बात वही है कि नयली की बाबत नयल तब किया जाता जब इमरान अहमद खान नियाजी साहब इस वक्त भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते। मतलब मुदस्सिर आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आपने पूरा फैसला पढ़ा है, आपको लग के ये आप इस नतीजे में पहुंचे कि ना इस पर ताहयात नाहली हो सकती है, ना नाहल हो सकते हैं इमरान खान साहब, ना पार्टी पर कोई पाबंदी लग सकती है, ना इनका इंतखाबी निशान खत्म हो सकता है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि बयान हल्फी जो है वो 62(1)(f) पे फाल नहीं करता और फॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई। अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो जाती तो पार्टी बैन में हो भी सकती थी, इसके अलावा इन पे पाबंदी भी लग सकती थी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैं दोबारा उस बात को दोहराता जा रहा हूं कि ममनुआ फंडिंग पे दिया है तो ममनुआ फंडिंग पे जो आर्टिकल 6 है पॉलिटिकल आर्डर 2002 का, उसके तहत सिर्फ रकम जब्त हो सकती है और मजीद कुछ नहीं किया जा सकता। एक और मामला है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ ये है कि चूंकि दीगर जो जमातें हैं
ان کے کیسز بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، تو ان کا بھی جلد سے جلد فیصلہ ہو جانا چاہیے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کی جانب سے واضح ایک ڈائریکشن دی گئی تھی کہ باقی جو جماعتیں ہیں کیونکہ ان کا معاملہ بھی ہے تو ایک ساتھ آپ فیصلہ دے دیں. تو اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن پر پریشر مزید بڑھے گا کہ باقی جماعتوں کا جو فیصلہ ہے وہ بھی دے دیا؟ اس میں دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2017 میں، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی ریمارکس دیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کوئی بغیر پریشر کے بھی انہیں تمام جماعتوں کو اور تمام پارٹیز کو دیکھنا چاہیے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھے نا کہ تمام فیصلے اکٹھے ہوں تو یہ ایک ایسا دباؤ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ڈالنا بھی مناسب نہ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن عدالت کی اپنی سوابدید ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تمام پارٹیز کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، فارن فنڈنگ کے حوالے سے یا ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے. اس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپنی وقوت اور وقار ہے اس میں مزید اضافہ کا سبب بنے گا. اچھا مدثر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس اب ظاہر ہے ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، اس کے بعد دوسری طرف جو ہے وہ ایک ریفرنس لے کر جانے کی بات کر رہی ہے، آج بلکہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے عدالت کے اندر یہ کیس سٹینڈ کر پائے گا، یا پھر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف بڑی کانفیڈنٹ لگ رہی تھی کہ عدالت تو اس کیس کو اڑا کر رکھ دے گی، تو عدالت کیا ریمارکس دے سکتی ہے زیادہ سے زیادہ اور کیا فیصلہ دے سکتی ہے اس پر؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی توقع کر رہی ہے، پی ٹی آئی بات کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہماری جو فنڈنگ ہے وہ ضبط کر لی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں شوکاز جاری کیا ہے. سب سے پہلے جب تک اس شوکاز کا رپلائی اور مزید الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ کارروائی مکمل نہیں کرتا اپنے مقدمے کی، اس وقت تک بھی کسی دوسری عدالت کو یا حکومت کو اس کیس کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اگر کوئی پارٹی جاتی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس میں ریمارکس یہی دینا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو مزید میرٹ پہ دیکھے اور بہتر دیکھے. بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو یہ کہا ہے واضح طور پر کہ ایک موقع اور دیا جائے گا پی ٹی آئی کو، اور یہ ظاہر ہے قانون میں بھی ہے کہ 7 سے 14 دن کے اندر اندر وہ اپنا کوئی لائے عمل دیں. اگر تو ان کے پاس ان سوالات کے جوابات ہیں یا اس حوالے سے کوئی ثبوت ہیں، دلائل ہیں جو اگر پی ٹی آئی ہمیں مطمئن کر سکتی ہے ساری صورتحال کے اندر، تو پھر یہ فیصلہ ریورس بھی ہو سکتا ہے. شاید فیصلہ وہ دوبارہ وہی بات دہراؤں گا کہ فیصلہ اس طرح نہیں ہوا کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس طرح عدالت نہیں ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے کیس کو کہیں ریفرنس بھیجا ہے. شوکاز کے رپلائی کے بعد ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بہتر طور پہ مطمئن نہ کر پائی تو کیونکہ ابھی فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کر دیا ہے اس پہ فارن فنڈنگ کے بجائے ممنوع فنڈنگ کو ڈسکس کیا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں جو رقم ہے وہ اس آرٹیکل 6 پولیٹیکل آرڈر 2002 کے تحت اس کو ضبط کر لے گی، اور ابھی اس پہ مزید کارروائی بہت مشکل ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ بات کی کہ یہ غیر ملکی ہیں اور یہ بیرونی فنڈنگ ہے، اس میں تو بہت سارے لوگ آپ نے سوشل میڈیا اگر فالو کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو سامنے آ گئے، انہوں نے ویڈیوز بنائی کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں کیوں فارنر ڈکلیئر کر رہے ہیں، ہم تو یار پاکستانی سٹیزن ہیں، ہماری تو کچھ اس میں ڈوئل نیشنل بھی ہیں، کچھ پاکستانی بھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایج مل سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اب باقاعدہ طور پر جو لوگوں کے ثبوت سامنے آ گئے کہ یہ کس طرح سے آپ ہمیں ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ ہم غیر ملکی ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو اس وقت کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، ہانگ کانگ کے اندر یا باقی عرب امارات میں رہ رہے ہیں، انہوں نے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں رقم دی تھی، ان میں تو اس بابت بڑی خوشی کی لہر دوڑی ہوگی کہ کم از کم ہماری رقم کا بھی آڈٹ موجود ہے. دوسرے وہ پاکستانی جن کے ڈبل آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان سے باہر رقم کمانے کے لیے یا آج سے 10 15 20 سال پہلے کسی ملک میں گئے تھے تو وہاں کی اگر انہوں نے شریعت اختیار کر لی ہے، جیسے ایک یسٹرڈے فیصلے میں ایک ذکر کیا گیا ہے کہ فلاں شخص نے انڈین شہری کے ساتھ شادی کر لی ہے اور ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، اب کیونکہ انہوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ میں سے رقم پاکستان کو بھیجی ہے لہٰذا ان کے فنڈنگ میں آتی ہے
वो ममनुआ फंडिंग में तो कह सकते हैं आ सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि पाकिस्तानी ने शादी की है, शादी करने के बाद अभी मुझे नहीं पता कि उस इंडियन जो शहरी है उसका स्टेटस क्या है, क्या उसके बच्चों की या आगे जो औलाद है उनके बर्थ वगैरह के जो अंदराज है वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, एम्बेसी के अंदर इन्फॉर्म किया गया या नहीं किया गया। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो एक वो शौकत बसरा नामी शख्स है, इलेक्शन कमीशन लिखता है कि उसने 13,000 रकम जमा कराई, इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में उसको $13,000 बोल दिया और बलवाल को कनाडा का हिस्सा बना दिया। तो इन चीजों को बड़ा अच्छी तरह देखना चाहिए था फैसला देने से पहले। ये बहुत तो तोपों का रुक जाएगा ना कि भैया आपने फैसला लिखने जब लिख रहे थे तो किसी को साथ बिठा लेते, या इतनी उजलत में आपने फैसला किया। एक तरफ तो कहते हैं 8 साल लग गए इस मुकदमे को समाप्त होते हुए, और फैसला दिया भी 8-9 साल के बाद। तो ये फैसला दिया कि गलतियों और नकाज से भरपूर फैसला। देखें 21 जून 2022 से फैसला महफूज था, तो उसको जो सुनाया जा रहा है वो कल सुनाया जा रहा है। इतना वक्त था, इतना स्टाफ होता है, उसको देखना चाहिए था। मैं इस फैसले के बारे में ये समझता हूं कि फैसला तो 21 जून 2022 को महफूज था। इंटरनेशनल लेवल पे कुछ खित्ते के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए थे इन 2-3 दिनों में, पाकिस्तान के लोगों को और खित्ते के लोगों को, क्योंकि इस टाइम सोशल मीडिया पे लोगों की जो ब्रिगेड बैठी है, जो लोग बैठे हैं वो बहुत एक्टिव है। उनकी सोच को, उनके रजीम चेंज को करने के लिए एक ऐसा फैसला भी उस वक्त दिया गया कि बहुत से जिन चीजों को या हमसाय ममालिक में जो रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की तरफ से इकदाम उठाए गए, उन चीजों से लोगों को दूर रखा जाए और रुख मोड़ दिया जाए। अच्छा, मुझे बताएं मुदस्सिर के, एक तो इमरान खान साहब का जरा सियासी मामलात पर भी कानूनी के साथ साथ आपकी नजर होगी। अब इमरान खान साहब एक नैरेटिव लेकर पब्लिक में आए, उसको हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिनाई किया, मुस्तरद किया, फिर हमारे इदारों ने उसको ISPR की जानिब से मुस्तरद किया गया कि अमरीकी साजिश हुई है, इस तरह के बयानिए को। लेकिन इमरान खान से पब्लिक में तो बाई किया पब्लिक ने। आपने रिजल्ट देखे, जलसे जुलूसों में बहुत सारा लोग हमें मोबिलाइज नजर आए। फिर हमने देखा कि अब ये बाई इलेक्शन जो है पंजाब के अंदर, इसमें रिजल्ट आपके सामने। तो आपको लगता है कि इसके काउंटर बयानियां बनाने के लिए भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को भी डिक्लेयर कर दो कि यार एक तरफ तो आप बड़े अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं और दूसरी तरफ यही अमेरिकी, यही भारतीय और यही लोग आपको जो है वो फंड्स देते हैं, इन्हीं की फंडिंग से आपने अपनी पार्टी बनाई और चलाई। तो ये आप फिर एक तरफ अमेरिका को कहते हैं कि उसने साजिश की और अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सबूत देखें और गद्दारी के बयानिए को काउंटर करने के लिए एक बयानिया दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि वो जो वर्बल अल्फाज होते थे इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला देकर डॉक्यूमेंट एविडेंस दिया है, और इस चीज को जो बाकी सियासी जमातें हैं वो इस चीज पे ना सिर्फ लॉबिंग करेंगी बल्कि बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी करेंगी। लेकिन इमरान अहमद खान नियाजी साहब, ये जो वक्त है उनके लिए बड़ा कड़ा वक्त है। उन्हें अपने आप को सोशल मीडिया के अंदर जल्द से जुलूस, धरने, इन चीजों से निकलकर इस वक्त वो एक कानूनी जंग में पहुंच चुके हैं। उन्हें अच्छी तरह तैयार होकर अपनी जो कानूनी महरीन है उनको एक्टिव करके कानूनी जंग लड़ना होगी। अगर इमरान अहमद खान नियाजी साहब अगले, मैं समझता हूं कि 90 दिन के अंदर अपने आप को कानूनी तौर पे मजबूत कर सकेंगे तो आगे पाके उनका मुस्तकबिल भी बेहतर है। वरना जो हालात चल रहे हैं, हालते हादरा चल रहे हैं, या उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। चौधरी मुदस्सिर हसन एडवोकेट, आपने वक्त दिया और बड़ी क्लैरिटी के साथ मुदस्सिर ने जो है वो बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं। आई होप के जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उन्हें काफी हद तक जो कंफ्यूजन एक फैली हुई थी 2-3 पॉइंट्स के ऊपर मामलात के अंदर, काफी हद तक मुदस्सिर आपने क्लैरिटी दे दी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम। यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद इश्यूज़ पर भी कुछ मज़ीद मेहमानों के साथ बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। अजीम चौधरी साहब, कैसे देखते हैं ये जो एक सिलसिला शुरू हो गया है ममनुआ फंडिंग का फैसला आने के बाद? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है,
कल जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और फिर दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जानिब से जो बात हो रही है कि हम रेफरेंस लेकर जाएंगे, इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा, फिर नाम ईसीएल में डालने की बात हो रही है, फिर इमरान खान साहब उनके करीबी साथियों के हवाले से कानूनी कार्रवाई का गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है, तो कैसे देखते हैं सर? आपको लगता है ये फैसला, अगर आपने पढ़ा हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसको मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएं, पार्टी खत्म हो जाए, इंतखाबी निशान खत्म हो जाए, इस नहज तक सूरत हाल जा सकती है? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे मुल्क से या दूसरे मुल्क के शहरी से किसी किस्म का कोई फंड नहीं ले सकती। ये कानून 2002 में बना, उससे पहले भी ये मौजूद था, थोड़ी बहुत शक्ल उसकी तब्दील हुई और आज भी मौजूद है, आइंदा भी रहेगा। ये बात जो 8 साल पहले पीटीआई के अपने ही एक रुकन इलेक्शन कमीशन में लेके गए थे, बिल्कुल अकबर इस बाबत की थी, और इस पर फिर पीटीआई मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदालतों में जाती रही और नतीजतन एक सिक्योरिटी कमेटी बनी जिसमें स्टेट बैंक के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने उन तमाम अकाउंट्स को चेक किया और उसकी रोशनी में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में इस बात साबित हो गई कि गैर मुल्की लोगों से और गैर मुल्की कंपनी से पीटीआई ने फंड लिए हैं, और जिस अकाउंट में, चूंकि मुख्तलिफ जगह पर इनके मुख्तलिफ अकाउंट थे, और एक बात ये भी सामने आई कि कुछ अकाउंट इन्होंने अपने बयान नहीं किए पीसीबी के सामने जो उन्हें करने चाहिए थे, कुछ छुपा के रखा। क्योंकि इमरान खान साहब ही शुरू से इसके सरबराह हैं, लिहाजा तमाम जिम्मेदारी उन्हीं पर आती है, और अगर किसी दूसरे शख्स पर जिम्मेदारी आती है तो वो उनका सेक्रेटरी जनरल होगा जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ शख्सियात नहीं। इन हालात में जबकि सिक्योरिटी कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला कर दिया है, उस फैसले की रोशनी में उन पर एक चार्जशीट मुरतब कर दी गई है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह कोई किसी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा हो और उस मुकदमे लेकिन अजीम चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि अभी तो पीटीआई के पास एक मौका है? इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि 7 से 14 दिन के अंदर अंदर पीटीआई जवाब दाखिल करे, उसके बाद फिर अगर पीटीआई मुतमईन कर सकी हमें तो ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन ये वफाकी हुकूमत इतनी उजलत में क्यों है? आज उन्होंने कहा कि रेफरेंस दायर करेंगे, फिर नायली का रेफरेंस लेकर जाएंगे, 62-63 के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि वो उसका इतलाक हो सकता है, फिर आज उन्होंने ये भी फैसला कर लिया कि इमरान खान साहब उनके करीबी साथियों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ उजलत में हो रहा है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी डिमांड है और उनका फैसला है कि ऐसा होना चाहिए। हुकूमत की तरफ से तो अभी शायद ये ऐलान नहीं कहीं हुआ कि हम रेफरेंस पेश करेंगे। ये सर हो गया ना, आज वजीर आजम की जेर सदारत पीटीएम और इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, जिसमें पहले जराए से खबरें चल रही हैं और फिर खबरें चल रही हैं कि ये इत्तेहादी जमातों की जानिब से फुल फ्लैश फैसला हुआ है, आज की मीटिंग के अंदर ही हुआ है। इत्तेहादी जमातों के इजलास का मतलब हुकूमत का इजलास नहीं है। बिल्कुल, ये वजीर आजम की जेर सदारत हुआ है ना सर? इजलास नहीं था, वजीर आजम की जेर सदारत हुआ है सर। जी, जो भी उन्होंने फैसला किया वो कैबिनेट में लेकर जाएंगे। बिल्कुल, कैबिनेट किसी चीज पर फैसला करेगी तो फिर हुकूमत उसको लेकर आगे चलेगी। बिल्कुल, अगर वो फैसला नहीं करते उस पर तबसरा करना मुनासिब नहीं लगता। सही, ठीक है। लेकिन बज़ाहिर यूं महसूस होता है हाँ। कि हुकूमत इस सारे मामले में संजीदगी के साथ और सख्त हाथ के साथ कानून की पाबंदी के लिए अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरा करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये फिर मामला नाहली तक जा सकता है? लेकिन सर आपको नहीं लगता कि फिर सियासियत में इस्तेहकाम तो मजीद बढ़ेगा? इधर फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि किसी की माई के लाल के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान साहब को बैन करें या पार्टी पर पाबंदी लगाएं। फिर वो इलेक्शन कमिश्नर पर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी संगीन इल्जामात लगा रहे हैं कि इस फैसले से पहले जो है वो वफाकी वजीर कानून जो है वो उनसे मिले, फैसले में तब्दीली हुई। और फिर आपको पता है कि इस वक्त एक जो माहौल बना हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी सड़कों पर है ही, वोटर सपोर्टर, और जो उनका नैरेटिव है चाहे गलत है चाहे सही है, पब्लिक बाय कर रही है। ऑलरेडी उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है, उस पर लोग मोबिलाइज भी हो रहे हैं। बाई इलेक्शन के रिजल्ट आप देख लें, जलसे जुलूसों में लोगों की तादाद देख लें, तो ये पॉलिटिकल टेम्परेचर आपको नहीं लगता मजीद बढ़ेगा इससे? दो चीजें इसमें हमें देख लेनी चाहिए। जी। एक ये कि क्या कानून पालन
अगर पाकिस्तान में वजीर आजम को फांसी लगाया जा सकता है, कई वज़ीर आजम जेलों में रहे, कई वज़ीर आजम को जेलों में रहने के बाद छोड़ दिया गया, सदूर जो थे वो जेलों में रहे, अगर ये सब कुछ पहले हुआ होगा तो अब होगा तो कोई नया नहीं होगा पाकिस्तान में। वो तो सर जब फांसी चढ़े उसको तो फिर कोई अच्छे अल्फाज में तारीख याद नहीं करती ना, फिर जो जुडिशियल मर्डर भी कहते हैं लोग, फिर तो वो तारीख तो बड़ी भयानक है ना सर, अगर माजी में जाएं तो। वहाँ तो जुर्म साबित नहीं हुआ था, यहाँ जुर्म साबित हो गया, और यहाँ तो रिपोर्ट आई बैंक की, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपको पता है कोई छुपी हुई तो रहती नहीं है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो सामने आ जाती है, बैंकों के पास अपना रिकॉर्ड होता है, उन्होंने अपना रिकॉर्ड दे दिया, उस रिकॉर्ड की रोशनी में उन्होंने एक फैसला किया। अब अगर बैंक और अमेरिका के बरतानिया के बैंक भी झूठ बोल रहे हैं, हाँ लेकिन सर सॉरी टू इंटरप्ट यू अजीम चौधरी साहब, झूठ नहीं बोल सकते। हाँ लेकिन अजीम चौधरी साहब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया है कि ये फॉरेनर हैं, उनकी तो वीडियोस बाकायदा सामने आ रही है, वो भरपूर एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ये तो मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, मेरा ताल्लुक सरगोदा से है, मेरा ताल्लुक वहां से, ये इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से हमारे नाम डाल दिए और हमें फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया, कुछ तो डुअल नेशनल है, कुछ तो पाकिस्तानी है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ताल्लुक अजीम से है और मेरा नाम अजीम चौधरी नहीं बल्कि मोहम्मद आरिफ है, तो वो लोग जो मुझे कभी पहले देखा ही नहीं, जिन्होंने मेरी शक्ल, वो इस बात की कैसे निशानदेही कर सकेंगे कि मैं अजीम हूँ या मैं मोहम्मद आरिफ सर वो कह रहे हैं डिफर्मेशन लेकर जाएंगे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि ये तो हम पाकिस्तानी है भाई, लोग अपने आईडी कार्ड सर शेयर कर रहे हैं, पूरे फुल फ्लैश नाम और बाकायदा तौर पर चीजें और सबूत के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें ये गुजारिश करूं कि फोर्जरी इन्हीं चीजों को कहते हैं कि जो ना हो और उनको कर लिया जाए। अगर मिस डिक्लेरेशन मौजूद है और उनके साइन मौजूद हैं तो वो तो कहीं ये नहीं कह रहे कि मैंने साइन नहीं किए, वो तो लॉ है कि पॉलिटिकल पार्टी ने हर साल अपने अकाउंट्स बताने हैं इलेक्शन कमीशन को कि हमारे पास पैसे कहाँ से आए और हमने कहाँ खर्च किए। अगर उसमें कोई झूठ बोल रहा है और उसकी निशानदेही अंदर से किसी ने कर दी है, तो कह रहे मेरे इल्म में ही नहीं था सर, जो हो चुकी हुई है, अब इन तहकीकात के नतीजे में उनको एक शो कॉज दिया गया है, वो शो कॉज का आके जवाब दे और वो तो यकीनन एक कार्रवाई होगी ना, ये तो नहीं होगा कि कल इमरान खान साहब को या किसी अजीम दाल को पकड़ के अंदर बंद कर दिया जाएगा बगैर अदालत में ले जाए हुए। ये अदालती फैसला होगा और ये तो बहुत जल्दी नहीं होगा, इस पर कुछ वक्त लगेगा, महीना 2 महीने 4 महीने लग सकते हैं और उस पर सफाई का मौका उनके पास। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसीडिंग है जो कि चलेगी। अब देखना ये है कि ये नाली की तलवार लटकने की जो बात हो रही है ये किस हद तक इम्प्लीमेंट करा पाएगी वफाकी गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम और अजीम चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, मुदस्सिर भी हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच अब दोनों मेहमानों का। नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।